मुश्किलें चाहे कितनी भी आ जाएं, हौसले मगर मजबूत हो, हौसले अगर मजबूत हो, मुश्किलें चाहे कितनी भी आ जाएं, हौसले अगर मजबूत हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को मंजिल जरूर मिलेगी अगर आप लोग धैर्य रखेंगे, पेशेंस के साथ काम करेंगे तो मंजिल दूर नहीं है बच्चों। शुरुआत करते हैं आज के इस बढ़िया से बेहतरीन से सेशन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आप लोग देखेंगे और आंसर करना शुरू करेंगे, राइट। चलिए ध्यान से देखिए एक एक क्वेश्चन को और आंसर कीजिएगा। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, जल्दी से बताना है आप सभी को। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति या फिर मानवाधिकार परिषद, बताइए। सॉरी, मानवाधिकार समिति, क्या होगा इसका सही जवाब? जरा जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। चलिए बताइए बच्चा। बहुत अच्छे, किसी भी स्टूडेंट का अभी तक आंसर नहीं आया, जरा जल्दी जल्दी, थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करना है। राधे राधे, राम राम जी, सभी का स्वागत है बच्चों। मैंने आप लोगों का राधे राधे स्वीकार कर लिया है। अब आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, और इसकी स्थापना 2006 में की गई और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जिस भी स्टूडेंट का है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या फिर भारत के राष्ट्रपति? बताइए बच्चे, राज्य मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है, बताना है आपको क्या होगा सही जवाब। चलिए, सोनू यादव जी बहुत अच्छे, फरमान खान, चलिए बहुत बढ़िया, राजेंद्र कुमार, रानी देवी, विकास चौधरी, सिंह पूजा, अनामिका सिंह पूजा, आज बहुत दिनों बाद भाई, पूजा कुमारी बहुत अच्छे, सुजीत यादव, रानी देवी, विवेक यादव। मैम आपसे बात करनी है, कैसे संपर्क करें? विवेक यादव जी, आपको संपर्क करने के लिए आपको लिंक में ईमेल आईडी मिल जाएगा, आप उसमें मेल कर सकते हैं। चलिए, हाँ जी बताइए फटाफट, बहुत बढ़िया जी, शानदार शानदार, सभी बच्चों का करेक्ट आंसर राष्ट्रपति आ रहा है। तो ऑप्शन डी जिन भी स्टूडेंट ने बोला है और ऑप्शन सी जिसने भी बोला है, एक एक मुक्का लगाओ अपने अपने गाल पर आप लोग। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल हो जाएगा। बच्चा यहाँ पर ध्यान देना था ना आपको, यहाँ पर राष्ट्रीय की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग की बात हो रही थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल यानी कि गवर्नर से संबंधित आर्टिकल आपको याद कर लेना है, आर्टिकल 153। और राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार जल्दी से जितने भी स्टूडेंट आ चुके हैं क्लास में कर दीजिए क्लास को शेयर अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 मैंने आपको याद करवाया है, और राष्ट्रपति का अगर आपसे पूछ लिया जाए और भी आर्टिकल जो है वो क्या क्या है आप लोग बताएंगे मुझे? हाँ जी बहुत अच्छे, आप कहेंगे मैम पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम, राइट, याद हो गया होगा अब तक तो आपको, ठीक है, इतनी बार मैंने आपको बता दिया है। पापोर पद हो जाएगा आर्टिकल 52। कार्यपालिका शक्ति हो जाएगी, राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 53 हो जाएगा। आर्टिकल 54 जो है वो निर्वाचन से संबंधित हो जाएगा, राइट। आर्टिकल 55 जो है वो कोटा यानी कि निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है उससे संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के लिए कोटा क्या है तो आप कहेंगे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, काफ और क्या हो जाएगा? कार्यकाल, आर्टिकल 56 जो है वो कार्यकाल से संबंधित है, आर्टिकल 56 कार्यकाल। दो फॉर दोबारा निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति का दोबारा भी निर्वाचन हो सकता है, ठीक है, आर्टिकल 57 में दोबारा निर्वाचन, ये बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 57 बार बार रिपीट होता है, आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। यू फॉर क्या हो जाएगा? योग्यता हो जाएगा बच्चा, और ये होगा आर्टिकल 58। दा फॉर हो जाएगा दशाएं, यानी कि क्या शर्तें या क्या दशाएं होंगी, आर्टिकल 59 में इसका प्रावधान है। आर्टिकल 60 जो है साफ और शपथ हो जाएगा, आर्टिकल 60 में इसका प्रावधान किया गया। आर्टिकल 61 जो है वो है महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है।
राष्ट्रपति महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा, इस प्रक्रिया का जो वर्णन है वो किया गया है आर्टिकल 59 में, 61 में, राइट। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि आर्टिकल 72 क्या कहता है, आर्टिकल 72 क्या कहता है बताइए फटाफट, तो आप कहेंगे मैम राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ठीक है, क्षमादान, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के को ये शक्ति दी गई है कि वो सजाओं को समाप्त या क्षमादान कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक और आपको याद कर लेना है, आर्टिकल 161, ठीक है, आर्टिकल 161 ये किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे मैम ये राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, राज्यपाल की, ठीक है, राज्यपाल क्षमादान की शक्ति जो है वो आर्टिकल 161 है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, राज्यपाल सिर्फ मृत्युदंड को समाप्त नहीं कर सकता, बाकी काम कर सकता है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी समाप्त कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आर्टिकल 123 याद कर लीजिए, राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और आर्टिकल यहीं पर आपको क्या याद कर लेना होगा बताइए, 213, आर्टिकल 213 जो है वो अध्यादेश है, वो किसका अध्यादेश है, आप कहेंगे राज्यपाल द्वारा जारी किया जाने वाला अध्यादेश आर्टिकल 213 में वर्णित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिए आप सभी लोग, बहुत बढ़िया। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी बताइए। अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, आंसर करेंगे आप सभी, चलिए। जल्दी से बताएंगे आप सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मैम ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मानवाधिकारों का जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है मील का पत्थर, बात क्लियर है, मील का पत्थर। तो ये जो है आप सभी को मैंने कई बार बताया, 10 दिसंबर 1948 को क्या किया गया था, घोषणा की गई थी, इसीलिए ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाया जाता है, ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाया जाता है। आपको याद रखना है क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर 1948 को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को कार्यान्वयन मशीनरी के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है, बताइए कौन सा है जो गैर बाध्यकारी साधन है। नागरिक और राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो आप कहेंगे मैम एक गैर बाध्यकारी साधन है, दस्तावेज कौन सा है वो, तो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो है वो एक ऐसा दस्तावेज है, ठीक है। चलिए बेटा ये टी नहीं है, ये पानी है, नालायक कहीं का, ग्लास में हम चाय पियेंगे क्या। चलो यहाँ ध्यान दो, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 देखे जरा, सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन्याश्रित और परस्पर संबंधित है। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन में ने इसी पर जोर दिया था, बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए बताइए, आप यहाँ पर कहेंगे कि मैम ऑप्शन ए और डी, ए और आर बोथ आर राइट हो जाएंगे, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद शामिल हैं, तो मैंने आपको कई बार बता दिया है कि इसमें 30 आर्टिकल जो है वो शामिल किए गए हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई, 1993, 94, 95 या फिर 1992, कई बार बता दिया है। क्या होगा सही जवाब, तो आप कहेंगे मैम 1993 में इसका आयोग का गठन किया गया। डेट क्या थी, आप कहेंगे 12 अक्टूबर 1993, ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। अगर इनका कार्यकाल आपसे पूछा जाए कि कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, तो 3 वर्ष का कार्यकाल और 70 वर्ष आयु होती है, ये भी आपको याद रखना है, 70 वर्ष आयु होती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और क्या याद रखना है आपको, आप कहेंगे मैम 1992 में आपने काफी सारी बातें बताई हैं कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी हुआ था, अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1992 में हुआ। इसके साथ साथ कौन सा हुआ, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो हुआ, ठीक है, वो भी कब हुआ, 1992 में हुआ। और 1992 में क्या हुआ, हाथी परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, हाथी परियोजना जिसे हम कहते हैं, यानी कि इसी को हम कहते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो भी प्रारंभ हुआ 1992 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1993 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, बहुत शानदार बेटा,
हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। रंगनाथ मिश्र जो थे वो पहले अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्न में से किसके पास होती है, ये पूछा जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय गृह मंत्री? क्या होगा सही जवाब, ये बताएंगे आप। अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की जो शक्ति होती है, हटाने की शक्ति किसके पास होती है? तो आप कहेंगे मैम चाहे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात हो रही हो, चाहे राज्य मानवाधिकार आयोग की बात हो रही हो, हटाने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे मैम मानवाधिकार आयोग जो होता है वो एक बहुसदस्यीय निकाय होता है। जब सुप्रीम कोर्ट अपनी जांच कर लेता है, उसके बाद रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति इनको पद से हटाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे मैम 70 वर्ष की आयु होती है। और क्या होती है? 70 वर्ष आयु होती है और 3 वर्ष का क्या होता है? कार्यकाल होता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए जरा। निम्न में से किस राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? किसे प्राप्त है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी बताएंगे। नेहा मैम का लाडला जी, क्या हो गया भाई, क्या बात है? व्योमकेश क्या हुआ? यहाँ देखिए, राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय गृह मंत्री या फिर भारत के राष्ट्रपति? आंसर कीजिए। अभी ज्यादा मत बुलवाओ, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे बोलने में। ठीक है, बस अभी क्लास में बोलने दो और बाकी कुछ भी मत बुलवाओ, अभी साइलेंट मोड में चलने दो। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को का नियुक्ति का अधिकार होता है राज्यपाल के पास। नियुक्ति करेगा कौन? तो आप कहेंगे मैम नियुक्ति का अधिकार होता है राज्यपाल के पास, लेकिन हटाने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है हटाने का अधिकार। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या होगा सही जवाब? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, के.जी. बालकृष्णन या फिर ए.एस. आनंद? बताइए बच्चे क्या होगा सही जवाब। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले ही बोल दिया है, अब तो कुछ भी गलत करने की गुंजाइश है ही नहीं। खुश रहिए बच्चा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ध्यान से पढ़िए। बहुत शानदार। इधर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आप कहेंगे मैम न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। रंगनाथ मिश्र जो थे वो पहले अध्यक्ष थे। मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय क्या था? अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइए क्या था विषय? मानवाधिकार दिवस जो है मनाया कब जाता है? तो आप कहेंगे मैम 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, इसका जो विषय 2020 में था वो था बेहतर पुनर्प्राप्ति, मानव अधिकारों में के लिए खड़े हो जाओ। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ठीक है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए। एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी? बताइए बच्चा क्या है, कौन सी है जो समन्वयकारी एजेंसी है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे मैम एक कार्मिक मामलों में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय जो है वो समन्वयकारी एजेंसी है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए। नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी? बताइए। राम राम जी, राम राम जी, बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी का। जितने भी बच्चे, स्टूडेंट, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स जो हैं वो सेशन में जुड़ चुके हैं, आप लोग और भी अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को क्लास में जोड़ लीजिए भाई, ताकि जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी होमगार्ड की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनका भी ये टॉपिक जो है वो रेडी हो जाए। न्यायमूर्ति एफ रफत आलम हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी होगा आपका, बी होगा आपका सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्न में से कौन सा दिन मनाया जाता है? 16 जून, 10 दिसंबर, 11 जनवरी या फिर 5 सितंबर? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। अभी तो जस्ट बता दिया है भाई कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप कहेंगे मैम 10 दिसंबर मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या होता है ये आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से। चलिए 5 जून को क्या होता है?
21 जून को क्या होता है, ठीक है। 4 फरवरी को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप मुझे बताएंगे 29 जुलाई को क्या होता है, 26 जुलाई को क्या होता है, ठीक है। 31 अक्टूबर को क्या होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जो बार बार पूछे जाते हैं, आप मुझे बताएंगे। 7 अगस्त को क्या होता है, 25 जून को क्या होता है, 26 नवंबर को क्या होता है, 15 अगस्त को क्या होता है। चलो बता दो, चलो आप लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं बताऊंगी, सब कुछ आपको बताना है। जल्दी से बताइए बच्चा। 5 जून क्या हो जाएगा, पर्यावरण दिवस हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून को क्या होता है भाई, आप कहेंगे मैम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। अंतरराष्ट्रीय क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी हो गया, चलिए आगे बढ़िए। 4 फरवरी को क्या होता है, बता दो फटाफट। तो आप कहेंगे मैम कैंसर दिवस के रूप में, ठीक है। कैंसर दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, कैंसर दिवस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई को क्या होता है, कारगिल विजय दिवस होता है, कारगिल विजय दिवस होता है। याद करते हुए चलना बेटा, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए गलत ना हो जाए, ठीक है। 4 जनवरी भी बता दो, ये भी बहुत पूछा जाता है। चलिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप, राष्ट्रीय एकता दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं, भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं, राइट। 25 जून को क्या है, संविधान का हत्या दिवस, बहुत अच्छे, संविधान हत्या दिवस के रूप में, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 26 नवंबर को क्या होता है, संविधान दिवस के रूप में, संविधान दिवस, ठीक है, संविधान दिवस हो गया। और 15 अगस्त को तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि क्या होता है। चलिए जल्दी से बताइए 15 अगस्त को क्या होता है, आंसर करेंगे आप सभी, क्या होता है भाई। संयुक्त राष्ट्र की एक अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संधि कौन सी है, जिसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना। बताइए बच्चा कौन सी है वो। एमनेस्टी इंटरनेशनल, राष्ट्रीय मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र पुस्तिका, या फिर ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन सी। आंसर करेंगे आप सभी, क्या होगा इसका सही जवाब, जरा जल्दी से बताइए बेटा। चलिए बताइए आप सभी, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप कहेंगे मैम विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट देखिए जरा जल्दी से, बहुत शानदार। भारत के संविधान में उल्लिखित कौन सा मानव अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है बच्चे। समान नागरिक संहिता, आर्टिकल किसकी बात हो रही है, आर्टिकल 44 की बात हो रही है, आर्टिकल 44 की बात हो रही है, समान नागरिक संहिता, जिसे हम यूसीसी कहते हैं, यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनते हुए चलना बच्चे, राइट। तो आप कहेंगे मैम सबसे पहले जो है, सबसे पहले इसको लागू करने वाला कौन बना, सबसे पहले लागू किया गया गोवा में, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को गोवा में लागू कर दिया गया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे मैम स्वतंत्रता के बाद जो है कौन बन गया है एकमात्र, तो आप कहेंगे उत्तराखंड के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया है, ठीक है। जंगलों का संरक्षण और सुधार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी जो है दोनों नहीं हो जाएगा आपका सही जवाब। बहुत शानदार बच्चे, ऑप्शन ए वाले स्टूडेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की जो मसौदा समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जा रहा है, बताइए। जॉन पीटर्स, हम्फ्रे, एलेनोर रूजवेल्ट, वीके मेनन, विंस्टन चर्चिल, क्या होगा सही जवाब, जरा जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे मैम यहाँ पर राइट आंसर एलेनोर रूजवेल्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा आपका सही जवाब। बहुत स्पीड मेंटेन करना है बेटा आप सभी को, राइट। क्वेश्चन आए रैपिड रिवीजन करिए, रैपिड फायर आंसर करना है आपको, ठीक है। चाहे आप यूपी होमगार्ड में बैठने वाले हो, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हो, ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल आपने जैसा यूपीएसआई में देखा बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर भी बनेंगे। मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित मानव अधिकारों के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन
अनुच्छेदों में निहित है, कई बार बता चुकी हूं मैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 आप याद रखें, सॉरी 51 आप याद रखेंगे। मौलिक अधिकारों में यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल क्या हो जाएगा 12 से 35 हो जाएगा, ठीक है। और आपका डीपीएसपी जो है, वैसे कहना तो यही चाहिए सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 12 से लेकर 35, लेकिन आयोग के द्वारा इसका आंसर आर्टिकल 12 से 51 माना गया है। तो आपको याद रखना है 36 से 51 डीपीएसपी हो जाएगा। डीपीएसपी जो है वो कहां से लिया गया है, तो आप कहेंगे आयरलैंड के संविधान से, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। और अगर आपसे फंडामेंटल राइट्स पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे यूएसए से लिया गया है। भाग 3 फंडामेंटल राइट, भाग 4 डीपीएसपी, राइट। नेक्स्ट देखिए, भारत मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 4 में क्या विवरण प्रस्तुत किया गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए और बताइए क्या होगा सही जवाब। खुश रहिए बेटा, खुश रहिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जितने भी स्टूडेंट आ चुके हैं सेशन में, एक बार कर दीजिए क्लास को शेयर। बहुत बढ़िया जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मानसी, इरफान ऑफिशियल, सचिन तिवारी, प्रांजल सैनी, चाणक्य, बहुत अच्छे, इरफान, सचिन तिवारी, नितिन कुमार, साइको, पंकज बदायूं से, बहुत अच्छे बेटा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मैम इसमें आर्टिकल 4 में जो है वो गुलामी से स्वतंत्रता की बात की गई है। टोटल अनुच्छेद मैंने आपको बता दिए हैं, टोटल आर्टिकल कितने हैं। तो टोटल आर्टिकल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे मैम 30 जो है वो 30 अनुच्छेद इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया, कई बार बता दिया मैंने आपको, 2000 में तो नहीं किया गया था। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई। अगर आपसे पूछा जाता आईटी एक्ट यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है वो हो जाता आपका सन 2000, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 17 अक्टूबर की डेट थी, सन 2000 में इसको क्या कर दिया गया, अधिनियमित कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप है, देख रहे हो आप, देख रहे हो विनोद, कितने क्वेश्चन उसी एक टॉपिक से किस तरह से बने हुए हैं। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत ना हो, उसके लिए आपको पूरी तरह तैयार रहना है, ठीक है। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी और डी, आंसर कीजिए आप सभी, 1 सेकंड में आती हूँ। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, कौन होता है, सेवानिवृत्त सिविल सेवक, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, या फिर राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। बताइए बच्चा क्या होगा सही जवाब। तो आप कहेंगे मैम राज्य मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है, तो राज्य में उच्च न्यायालय का हो जाएगा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगर यहीं पर राष्ट्र की बात हो रही होती यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात हो रही होती, तब आप कहते हाई कोर्ट ना होकर सुप्रीम कोर्ट का क्या हो जाता, सेवानिवृत्त रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, ये हो जाता आपका सही जवाब, ठीक है। अगर राष्ट्रीय होता तो ऑप्शन क्या हो जाता, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय राज्य है इसलिए उच्च न्यायालय हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिए बच्चे, मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था, वियना, तेहरान, वॉशिंगटन डीसी या फिर बगदाद। बगदाद जो है वो किसकी राजधानी है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे मैम इराक की कैपिटल है बगदाद, ठीक है। ईरान की कैपिटल है तेहरान, ठीक है। ऑस्ट्रिया की क्या है, वियना है, ठीक है। ऑस्ट्रिया की क्या है, वियना है, और अमेरिका की क्या है, वॉशिंगटन डीसी है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट जल्दी से, अरे भाई बोला तो करो, वॉशिंगटन डीसी वालों पीट दूंगी अभी तुमको। क्या होगा सही जवाब, आप कहेंगे मैम तेहरान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ईरान की कैपिटल जो है वो क्या है, तेहरान है, और तेहरान में पहला सम्मेलन इसका आयोजित हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। अब देखो वहां पर राज्य मानवाधिकार आयोग पूछा गया, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो आप क्या बताओगे, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बोलो फटाफट। आर्टिकल प्रधानमंत्री को देखते ही आप याद कर लेंगे, आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी जल्दी।
हाँ जी, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। नेक्स्ट देखिए बच्चे, थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए क्या होगा, कैसे कार्य करना होगा आपको मानवाधिकार संरक्षण के लिए, बताएंगे आप सभी बच्चा। क्या होगा सही जवाब? तो आप कहेंगे मैम उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश के अनुसार पालन करना होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। बी, जितने भी लोगों ने ऑप्शन सी बोला है, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को कि अगर ऑप्शन सी बोल दिया होगा तो ये मान लेना कि जहां पर भी पानी का गिलास रखा हो, चुल्लू भर पानी लेना और उसमें डुबकियां लगा देना तुम लोग, नालायक हो एक नंबर के। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? कौन सा है? सारनाथ है, वाराणसी है, इलाहाबाद है या फिर ताजमहल है? भाई उत्तर प्रदेश में कौन से हैं? तो आपको याद रखने हैं, यूपी में 3 यूनेस्को हेरिटेज साइट है। कौन कौन सी हैं भाई? तो पहले तो आप याद कर लो आगरा का किला, ठीक है, आगरा का किला हो गया, फिर आपका कौन सा हो गया? फिर हो गया आपका ताजमहल, फिर आपका हो गया क्या भाई? फतेहपुर सीकरी, राइट। तो आपको ये तीनों याद कर लेने हैं, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और ताजमहल। और कब कब क्या क्या हुआ वो भी बताना है, कब इनको हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो इन दोनों को कब कर लिया गया? 1983 में कर लिया गया और फतेहपुर सीकरी को 1986 में कर लिया गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी को 1986 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ताजमहल। बी वाले बच्चे गलत है भाई, याद रखो। सारनाथ में क्या हुआ था? तो आप कहेंगे महात्मा बुद्ध के द्वारा बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है कहाँ पर हुआ था? सारनाथ में हुआ था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बौद्ध ग्रंथों में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। और जो महात्मा बुद्ध ने जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहां पर हुआ था? ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुई थी बताइए बच्चा? तो ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था, जिसको क्या कहा जाता है बता दो? बोधगया को, इस ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है महाबोधि, ठीक है, महाबोधि कहा जाता है, ठीक है। जब ये इन्होंने अपने घर का त्याग किया था उसको क्या कहते हैं वो आप लोग बताएंगे, बताइए? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, राइट बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है वाराणसी घाट। तो आप सभी जानते हैं बनारस की बात हो रही है। निम्न में से उत्तर प्रदेश के जिले में भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कई बार आप लोगों को बताया है, अब तो आप लोगों का गलत होना ही नहीं चाहिए। आप कहेंगे मैम वाराणसी में आपने हमें कुछ बातें बताई है, क्या क्या बताया है? वाराणसी जो है वो घाटों का शहर है। मेरे साथ एक बार आप सभी दोहराएंगे इसको। वाराणसी क्या है बच्चा? तो घाटों का शहर है। काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है तो आप कहेंगे वाराणसी में ही है। गंगा नदी के तट पर स्थित है वाराणसी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? बनारसी साड़ी, बनारसी पान, ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है। और क्या याद रखना है? आप कहेंगे मैम भारत माता मंदिर या फिर भारत कला भवन, ये सब कहाँ पर है? ये सब वाराणसी में है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है भारतीय शाक भाजी अनुसंधान केंद्र यानी कि वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? शाक भाजी अनुसंधान केंद्र जो है वो भी कहाँ पर है? वो भी आपका वाराणसी में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? आप कहेंगे मैम वाराणसी हो जाएगा सही जवाब। क्या पूछा जा रहा है? भारत माता मंदिर या फिर भारत माता सोसाइटी लिखा होता तब भी आप वाराणसी ही बताते, ठीक है। तो अयोध्या जो है वो आप कहेंगे सरयू नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अयोध्या में क्या क्या है? तो कनक भवन से प्रश्न पूछा जाता है, कनक भवन अयोध्या में है, ठीक है। और आप लोगों से पूछा जाए अगर हनुमानगढ़ी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ी तो आप ये भी बताएंगे कि अयोध्या में ही है। अयोध्या में रामलला मंदिर तो आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है, ये भी कहाँ पर है? अयोध्या में है। आगरा के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, पेठा नगरी कहते हैं, चर्म नगर कहते हैं आगरा को, चर्म नगर भी कहते हैं आगरा को। सुलह कुल उत्सव का आयोजन आगरा में ही होता है। सुलह कुल उत्सव, रट लो सारी बातों को, कोई भी कहीं से भी पूछ ले, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ताज महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर होता है? आगरा में ही होता है। और आगरा में ही बटेश्वर मेले का आयोजन होता है। बटेश्वर मेला जो है
वो भी आगरा में आयोजित होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगरा में ही क्या है भाई, आगरा में ही पागल खाना भी है, जो कि हमें याद ही नहीं रखना है, ठीक है। तो क्या है, ताजमहल भी आगरा में है। बरेली के बारे में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है बता दो फटाफट। आप कहते हैं मैम वो सुरमा नगरी किसको कहा जाता है, सुरमा नगरी किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे मैम बरेली वाला सुरमा लेकर हम आंखों में लगाते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, बरेली को सुरमा नगरी कहा जाता है। बरेली जो है वो बेंत उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बरेली जो है वो बीड़ी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, बीड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है, बीड़ी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये सारी बातें आपको बरेली से याद रखनी। बरेली में 2 केंद्रीय कारागार भी हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। ये प्रश्न है मेरा आप लोगों से। एक और प्रश्न है कि यूपी में केंद्रीय कारागार कितने हैं, जरा जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। केंद्रीय कारागार की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप लोग मुझे बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए जल्दी से आंसर करना बच्चा। बहुत शानदार, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा क्लास को शेयर कीजिए आप सभी लोग। अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए भाई। चलिए, निम्न में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले कुंभ मेले को शामिल किया है, ये पूछा जा रहा है। 2019, 11, 15 या फिर 2017। तो कुंभ मेले को कब शामिल किया गया, आप कहेंगे 2017 में कुंभ मेले को अमूर्त विरासत में शामिल कर लिया गया है यूनेस्को की, ठीक है। दुर्गा पूजा को भी शामिल किया गया, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन है, बताइए कहां पर है। वाराणसी में है, मथुरा में है, प्रयागराज में है या फिर अयोध्या में है। तो आप सभी को नाम से पता चल रहा है, काशी नगरी के नाम से ही जाना जाता है काशी विश्वनाथ को, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप काशी यानी कि वाराणसी हो जाएगा, काशी कहा जाता है वाराणसी को, काशी विश्वनाथ मंदिर यहीं पर स्थित है, यमुना नदी के तट पर। मथुरा है, ठीक है, मथुरा में ही ब्रज भूमि में क्या होता है, चरकुला नृत्य जो है वो किया जाता है, ठीक है। ब्रज क्षेत्र में ही क्या होता है, रसिया का गायन भी किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बांके बिहारी टेम्पल जो है, बांके बिहारी मंदिर, बांके बिहारी लाल जो हमारे हैं वो कहाँ के हैं, बस यहीं के हैं, मथुरा के पास ही क्या है, बरसाना है, जहां से हमारी राधा रानी है। और राधा रानी के यहाँ क्या खेला जाता है, लठमार होली का आयोजन होता है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, लठमार होली पूछी जाती है, लठमार होली, ठीक है। तो आप कहेंगे लठमार होली का आयोजन जो है बरसाने में किया जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक या फिर कुचिपुड़ी। उत्तर प्रदेश की पूछा जा रहा है, बता दो बेटा क्या होगा सही जवाब। मैम द आप इज वेरी क्यूट। अच्छा शिव कुमार जी, ये कौन सा इंग्लिश है भाई। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मैम भरतनाट्यम हो जाएगा आपका, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु भरतनाट्यम। ओडिसी ओडिशा का हो जाएगा, ठीक है, ओडिशा जो है वो महानदी के तट पर है, ये भी याद रखना है। कथक उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, मणिपुरी कहाँ का हो जाएगा, मणिपुरी जो है वो मणिपुर का हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपसे असम का पूछ लिया जाए, असम का कौन सा है, तो सत्रिया नृत्य जो है वो असम का है। अगर आपसे केरल का पूछा जाए तो कथकली जो है, कथकली केरल का है। उसके साथ साथ मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम भी जो है वो भी कहाँ का है, वो भी केरल का है। तो ये सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। राइट आंसर उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा था, तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या बात है शिवम कुमार जी, इतना रो रो कर गंगा जमुना क्यों बहा रखी है बेटा, ऐसा कौन सा दुखों का पहाड़ है जो तुम्हारे ऊपर टूट पड़ा है भाई, हाँ क्यों इतना दुखी हो रहे हो। नेक्स्ट देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के स्थापना किस वर्ष हुई, 1959, 69, 57 या फिर 47। व्हाट इज द आंसर, जल्दी बताइए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से प्रश्न है, तो कानपुर के बारे में जान लीजिए। कानपुर जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है, पूछा जाता है कई बार, ठीक है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कानपुर में है। कानपुर के पास ही बिठूर जगह है, वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। कानपुर में ही पनकी धाम है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तर भारत का क्या कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं, राइट। ये भी आपको ध्यान रखना है। जेके कैंसर इंस्टीट्यूट, जेके कैंसर इंस्टीट्यूट और जेके जूट मिल, ये भी जो है ये सारे के सारे कहाँ पर है, कानपुर में है, ठीक है। जेके कैंसर इंस्टीट्यूट जो है ये भी कानपुर में है। कानपुर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि छत्रपति शाहू जी महाराज, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, ठीक है। छत्रपति शाहू जी महाराज जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ की है, वो भी कानपुर की है, ठीक है। चंद्रशेखर जो कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान है वो भी कहाँ पर है, कानपुर में ही है। और 1959 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1959 का नाम आ गया है तो आपको एक और चीज याद आ गई होगी, 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ था, तो आप कहेंगे मैम नागौर जिला राजस्थान में क्या हुआ था, बोलो फटाफट, याद आया किसी को? आप कहेंगे नागौर जिला राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया था, पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया था, लागू किया गया था सर्वप्रथम, ठीक है। कहां पर, राजस्थान के नागौर में, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर हो गई। पंचायती राज व्यवस्था की बात आ गई है तो आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 40 में इसके बारे में प्रावधान है, आर्टिकल 40 हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ जी बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1885, 87, 1890 या फिर 1991? क्या होगा सही जवाब, बोलिए फटाफट। तो आप कहेंगे मैम 1887 ईस्वी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, ठीक है। हाँ जी बेटा, बहुत अच्छे, तो ये हो जाएगा सही जवाब। 1991 में क्या हुआ था, भारत में एलपीजी मॉडल जो है, भारत में एलपीजी मॉडल लागू कर दिया गया था। किसकी सरकार थी, तो आप कहेंगे नरसिम्हा राव की सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी। और उस समय जो है अगर आपसे वित्त मंत्री पूछ लिया जाता कि वित्त मंत्री कौन थे, तो आप कहते मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी जो थे वो वित्त मंत्री थे। एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण यहाँ पर होना चाहिए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। एल फॉर लिबरलाइजेशन जिसका मतलब होता है उदारीकरण, ठीक है। पी फॉर प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और फिर क्या हो जाएगा आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ हो गया वैश्वीकरण, ठीक है। ये जो मॉडल है वो लागू कर दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आपका राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल को ही क्या कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग या स्वर्णकाल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वर्ण युग जो है वो कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण युग, राइट। जहांगीर का शासनकाल हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे, कि निम्न में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया, कौन से वर्ष में किया गया ये पूछा जा रहा है, 2014, 2010, 2011 या फिर 2005? क्या हो जाएगा बच्चा, जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर करेंगे आप सभी। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को क्या कर दिया गया, नियम को लागू कर दिया गया, तो आप क्या बताएंगे बेटा, बहुत शानदार। 86वां संविधान संशोधन याद है बच्चों आप सभी को, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। क्या हुआ था इस समय, बता दो फटाफट। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को पता है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप सभी। 2010, 2014 क्या बता रहे हो भाई, सोच समझ के आंसर करो बेटा, सोच समझ के आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए जल्दी में टाइप गलत हो जाता है, कोई बात नहीं अजीता, कोई बात नहीं बेटा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। अगर आपसे पूछा जाए वैट इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, वैट व्यवस्था जो है यूपी में कब लागू कर दी गई, तो आप कहेंगे 2008 में। वैल्यू एडिड टैक्स कहा जाता है इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा,
वैल्यू एडेड टैक्स हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? 2005, 2005, 2011। कुछ बच्चे 2011 भी बता रहे हैं, बहुत शानदार। फरमान खान कह रहे हैं 2011 होगा मैम, 100%। अच्छा जी, परसेंट भी लगा दिया है आपने। चलो इसका आंसर आप ही लोग मुझे बताना, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, एंड तक सोचिएगा और सोच समझ के कंक्लूड कीजिएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2011 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सोच समझ के आंसर करना। चलो अब मैं अगर आप लोगों से पूछ लूं कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना जो है वो कब लेकर आई गई, कब लागू कर दी गई, बताइए। चकबंदी योजना कब लागू कर दी गई? चकबंदी योजना बताते चलिए जल्दी जल्दी। एनजीटी मॉडल अगर आपसे पूछा जाए 2011, 2011। अच्छा चलिए, एनजीटी मॉडल जानते हैं ना? एनजीटी क्या है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन कब किया गया? बहुत शानदार बेटा। चलिए 2011, 2010 भी आ रहे काफी सारे बच्चों का। आज तो तुम लोगों ने झोलम झाली कर दी भाई, अब आज तो कर दिया गड़बड़ तुम लोगों ने, है। नरेंद्र सिंह जी बहुत शानदार, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप सभी, एनजीटी का गठन हुआ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन कब हुआ, तो आप कहेंगे 2010 में हुआ। 2005 अगर आपसे पूछा जाता तो आप कहते मैम वैट को लागू कर दिया गया था 2005 में। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता सूचना, इससे पूछा जाता सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, कब लागू हुआ? तब आप कहते कि 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू कर दिया गया था। चलिए सोच समझ के बताओ बेटा, सोच समझ के बताओ। चलो मैंने छूट दे दी है, ये क्वेश्चन आपके नाम मैंने कर दिया, अब आप लोग सही से बताएंगे मुझे। ठीक है, किसान बही योजना 1992। बाकी हर बार मैं बोल देती हूँ तो आप लोग गोलमोल कर जाते हो, है। यहाँ पर ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि अगर आपसे पूछा जाए यूपी में किसान मित्र योजना, याद कर लो सारे क्वेश्चन। किसान मित्र योजना से प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप क्या बताते? आप कहते मैम 18 जून 2001 में क्या कर दिया गया? किसान मित्र योजना को लागू कर दिया गया। बहुत शानदार, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। धन्यवाद जी। मैम अब धक्का मार चल रहा है ये, चलो ठीक है, अच्छी बात है, धक्का मार तुम लोग चलाओ। अब आप लोग इसका आंसर करेंगे तभी मैं इसको बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी, आप ही को करेक्ट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको समर्पित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी और निम्न में से कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? संथाली है, बोडो है, डोगरी है, बताइए, या फिर कोंकणी है? तो आप कहेंगे मैम उर्दू बोली जाती है। हिंदी के बाद कौन सी लैंग्वेज? तो उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, आप लोगों को पता है 22 भाषाओं का वर्णन कहाँ पर मिलता है हमें संविधान में? आप कहेंगे मैम 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 22 भाषाओं के बारे में प्रावधान मिलता है। अब आप लोगों को एक और बात याद रखनी है कि अगर हम संविधान में बात करें कि संविधान में टोटल लैंग्वेज जो थी वो कितनी थी, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैम 14 लैंग्वेज को शामिल किया गया था, 14 लैंग्वेज को शामिल किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ कि 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल कर लिया गया। सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन कर लिया गया। ठीक है, 21वां क्या हो गया? संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, संशोधन हुआ, याद रखना है आपको, 1967 में हुआ। ठीक है, जिसके द्वारा सिंधी को लैंग्वेज के रूप में शामिल कर लिया गया। अब 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा के रूप में नमक को शामिल कर लिया गया। नमक को तो आप कहेंगे मैम नेपाली हो जाएगी, मणिपुरी हो जाएगी और कोंकणी हो जाएगी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी लैंग्वेज को शामिल कर लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा संशोधन हुआ? तो 71वां संविधान संशोधन हुआ है। 71वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हुआ कब? 1992 में। ठीक है, 1992 में, याद कर लो सारी बातें। ठीक है, फिर क्या शामिल किया गया? फिर किया गया बोडो को, फिर डोगरी को, फिर मैथिली को, फिर संथाली को। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये लैंग्वेज जो है वो शामिल कर ली गई। 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास अब संविधान में टोटल लैंग्वेज कितनी हो गई है? 22 भाषाएं हो गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा के रूप में, यानी कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में, दूसरी राजकीय भाषा के रूप में शामिल किया गया। दूसरी राजकीय भाषा के रूप में शामिल किया गया कब? 1989 में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 1989 में किया गया था। 1989 में ही क्या हुआ था
SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम भी लागू किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छे, ठीक है 2011, बहुत शानदार। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आप सभी को पता है, जल्दी बता दीजिए। अब इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट है ही नहीं, आंसर कीजिए। राज्य पशु की बात आएगी तो और भी कुछ पॉइंट आपको बताने होंगे। हाँ जी बच्चा, राहुल राठौर का करेक्ट आंसर आ रहा है 2011 है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो अब आप सभी इसमें लगा लेंगे आंसर, कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये रहा। इसका आंसर आप लगा लीजिए, 2011 हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। जो भी स्टूडेंट 2011 के रहे, सभी बच्चों का करेक्ट आंसर है, राइट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, राज्य पशु पूछा जा रहा है, तो कौन है राज्य पशु? आप कहेंगे बारहसिंगा है। अगर आपसे राज्य पुष्प पूछा जाता, बताइए फटाफट। वृक्ष पूछा जाता, पक्षी पूछा जाता, ठीक है, प्रतीक चिन्ह पूछा जाता, आप लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। अब यूपी में अगर आपसे पूछ लिया जाता है, यूपी में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो आप कहते हैं लोकसभा में सीटों की संख्या 80 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या पूछी जाती तो 31 सीटों की संख्या राज्यसभा। अगर विधानसभा में सीटों की संख्या पूछी जाती तो आप कहते हैं 403 विधानसभा में सीटों की संख्या। और विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 100 जो है वो विधान परिषद में सीटों की संख्या है, ठीक है। अगर आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाता, आर्टिकल विधान परिषद का क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। आर्टिकल 169 में विधान परिषद का प्रावधान है। आर्टिकल 170 आपको विधानसभा के बारे में प्रावधान बताता है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुष्प जो है पलाश हो जाएगा, ठीक है, पलाश जिसे हम टेशु के नाम से भी जानते हैं, राइट। और वृक्ष जो है वो हो जाएगा आपका अशोक। सारस जो है वो पक्षी हो जाएगा, सारस, ठीक है, सारस जो है वो पक्षी हो जाएगा। प्रतीक क्या है, मछली, धनुष, बाण, और क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट, कोई है जो मुझे बताएगा? मैम प्लीज राइट टॉप 100 क्वेश्चन। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप ये कह रहे हो तो मैं इसके लिए जरूर काम करूंगी, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए, वैसे बच्चे आपको बता दूं कि जो आपकी टेस्ट सीरीज है ना, उसमें मैंने टॉप क्वेश्चन ही डाले हैं, ठीक है। आपकी टेस्ट सीरीज आपको 1 तारीख से देखने को मिल जाएगी। एक क्या आने वाला है, 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल से आप लोगों की टेस्ट सीरीज जो है वो आ जाएगी। टेस्ट सीरीज में आप लोगों के लिए बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन मैंने डाले हैं जो फंसने की पूरी संभावना होगी आपके पेपर में, ठीक है। तो आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज का जो नोटिफिकेशन है वो मैं कल से निकाल दूंगी। तो कल से आप लोग क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। 1 मार्च को आपका टेस्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे, राइट। बताइए, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? इलाहाबाद, लखनऊ, झांसी या फिर आगरा? आप सभी को पता है भाई, कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो, है ना, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जिसने दिल को चुराया, है ना। हाँ जी बेटा, पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। लखनऊ होगा आपका नवाबों का शहर, राइट। लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर। लखनऊ ही है जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ ही है जहां पर रूमी दरवाजा भी है, ठीक है। लखनऊ ही है जहां पर बेगम हजरत महल का मकबरा भी है। बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल का जो मकबरा है, आप कहेंगे बेगम हजरत महल में 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया था, ठीक है। और इमाम बाड़ा भी आपसे पूछा जाता है, इमाम बाड़ा कहाँ पर है, तो इमाम बाड़ा जो है ये भी लखनऊ में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इलाहाबाद के बारे में आप लोग देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश है। और इलाहाबाद है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी इलाहाबाद की है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है वो भी कहाँ पर है? इलाहाबाद में ही है। इलाहाबाद में एक और चीज है, क्या है भाई? जवाहर नक्षत्रशाला, ठीक है, जवाहर नक्षत्रशाला जो है वो भी यहीं पर है। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है वो कहाँ पर है? तो एक बार जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे,
आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है वो कहां पर स्थापित की गई, जल्दी बताइए। चलिए 1 मार्च कहां बोला भाई, मैंने 1 अप्रैल ही बोला है बेटा, 1 अप्रैल ही बोला है मैंने, तो 1 मार्च बिल्कुल भी नहीं बोला है, हैं? चलिए मार्च ही तो चल रहा है ना, ये मार्च अप्रैल में ही तो आपका एग्जाम है बेटा, है? चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कन्ना, पन्ना या कबूतर, मोनल, सारस, क्रेन या रामचिरैया। आप कहेंगे मैम सारस या क्रेन है। चलिए उत्तर प्रदेश में कुछ फैक्ट आपको याद कर लेने। आर्थिक संभाग कितने हैं बताएंगे आप। कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं ये बता दीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, कृषि विश्वविद्यालय आप मुझे बताएंगे कितने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय बताइए कितने हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि जोन कितने हैं, मंडल कितने हैं, जिले कितने हैं, ठीक है, नगर कितने हैं, ठीक है, नगर निगम कितने हैं, नगर निगम कितने हैं, तहसीलें कितनी हैं, तहसीलों की संख्या। चलिए सारे फैक्ट आप लोग जल्दी जल्दी बताना शुरू करेंगे। चलिए बोलते जाइए भाई। आप कहेंगे मैम आर्थिक संभाग जो है वो कितने हैं, 4 आर्थिक संभाग है। कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है वो 6 है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो भी कितने हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी 9 है, 6 है। जोन जो है वो 8 जोन है। मंडल 18 है। जिले कितने हैं, 75 हैं। नगरों की संख्या 915 है, ठीक है, 915 जो है वो नगर हैं। और नगर निगम 17 है। 17वां नगर निगम अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है, वो आप कहेंगे 17वां जो है वो क्या हो जाएगा, सूरज यादव। मैम 35 क्वेश्चन गलत है, मैम गलत बता दिया है ऑप्शन 37। मैम आपने क्वेश्चन 35 या 37 बच्चा, एसएससी राज, एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ, राइट। 37 में क्या गलत बता दिया, पशु पूछा गया, यही तो होगा बेटा, दलदल का मृग ही तो होगा, और क्या हो गया इसमें। चलिए यहाँ पर तहसीलों की संख्या आप देख लेंगे कितना हो जाएगा, 351 जो है वो उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या है, ठीक है। चलिए 14 नंबर इस रंग उठा के फेंक दूंगी, आए बड़े। 14 नंबर गलत है, 35 नंबर गलत है, 36 नंबर गलत है। तुम पहले पढ़ लो उसके बाद बताना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। गलत है तो बता दो कौन सा सही कौन सा है, ये बता दो, देख लेते हैं भाई। इनका 14 नंबर जो बोल रहे हैं देख ही लिया जाए कौन सा बता रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सच में गलत हो गया हो। चेक करने में क्या जाता है। यहाँ पर क्या गलत हो गया मेरे प्रभु, क्या गलत है। यहाँ पर 2018 का प्रश्न पूछा गया है तो यही तो होगा इसका सही जवाब। चलो अब तुम लोग ज्ञान पाने ना बनो ज्यादा, चुपचाप पढ़ाई कर लो, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी, फतेहपुर या फिर कानपुर या फिर लखनऊ। बोलने के लिए बोल दो, मुंह उठा के कुछ भी उठा के बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मैम 15वां गलत हो गया, मैम पहला गलत हो गया, मैम सारे ही गलत कर दिए हैं, नालायक कहीं के। बता जरा जल्दी क्या होगा इसका सही जवाब। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो क्या होगा सही जवाब बताओ तो फटाफट। आप कहेंगे मैम राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कानपुर होगा इसका सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा जल्दी, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका आतंकवाद वाला चैप्टर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए जरा की स्थापना भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए किया गया। किसकी स्थापना की गई है, आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए। राष्ट्रीय पुलिस प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, राष्ट्रीय पुलिस सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र या फिर अपराध और आपराधिक ट्रेनिंग नेटवर्क सिस्टम। बताइए बच्चे क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए अभी क्वेश्चन है बेटा, अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और आप लोग आंसर करते चलिए जल्दी जल्दी से। चलिए
क्या होगा सही जवाब? तो आप कहेंगे मैम राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड हो जाएगा। नेट ग्रिड कहते हैं इसको। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड का स्थापना किया गया था 26/11 जो अटैक हुआ था ना, 26/11 अटैक जो हुआ था मुंबई पर, उसके बाद जो है ये किया गया, इसकी स्थापना की गई। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बहुत शानदार बच्चा। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, शब्द जो है प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? कोपेनहेगन विचारधारा, जर्मन विचारधारा, भारतीय विचारधारा या फिर रूसी विचारधारा? बताइए क्या होगा सही जवाब। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करते चलिएगा, क्लास को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो वो भी कर लीजिए। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो आप कहेंगे मैम कोपेनहेगन विचारधारा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिभूतिकरण जो है वो कोपेनहेगन विचारधारा पर आधारित है। ठीक है, हाँ जी, चलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन, ठीक है, सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब। चलिए, WTO की स्थापना कब हुई? तो 1995 में WTO की स्थापना हुई, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। सही बात है या गलत बात है बता दो भाई। ठीक है, विश्व बैंक 1944 आप सभी जानते हैं, 1944 में इसकी स्थापना हुई। वॉशिंगटन DC क्या हो जाएगा? हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे मैम वॉशिंगटन DC जो है वो इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, वॉशिंगटन DC इसका मुख्यालय हो जाएगा। EU की स्थापना कब हुई ये बता दीजिए। बहुत शानदार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग मुझे बताएंगे। तो आप कह रहे हो ऑफिशियल जी मैम 85 आउट ऑफ 100 इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी बात है बेटा, खूब मेहनत कीजिए और भी ज्यादा सही करके लेकर आइए आप। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरोपियन संघ। बहुत बढ़िया जी, EU जो है वो होगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, एक संस्था जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद सेना नौसेना या फिर हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है, इंटरपोल या फिर CBI या फिर JIC या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, कौन करता है बच्चा? ये आप मुझे बताएंगे, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी होना चाहिए, संयुक्त आसूचना समिति हो जाएगा। ठीक है बाबा, ठीक है, अगर 35 में कुछ करेक्शन होगा मैं देख लूंगी, तसल्ली रखो, थोड़ी देर पढ़ लो, अभी पहले जो पढ़ाया जा रहा है पहले उस पर ध्यान दे लो, बाकी मैं आपको बाद में देख के बता दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बात हो रही है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? किस शहर में? बेंगलुरु, पुणे, नई दिल्ली या फिर भोपाल? इसके साथ साथ आप मुझे ये भी बताएंगे कि जो है CRPF, ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है CRPF, इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, और इसका मुख्यालय के बारे में तो प्रश्न पूछा ही जा रहा है, आप मुझे बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई। अरे भाई सूरज यादव जी, पहले आगे भी पढ़ाई पर ध्यान दे लो बेटा, कि एक ही क्वेश्चन में तुम्हारी नैया अटक गई है कि उसके आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्या होगा सही जवाब? आप कहेंगे 27 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, 1939 में 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर इसका मुख्यालय है बता दो फटाफट। तो जितने भी बच्चे भोपाल कह रहे, गलत जवाब है बेटा। ऑप्शन सी वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली वाले जो भी बच्चे हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। CRPF भोपाल नहीं होगा बेटा, गलत जवाब। निम्न में से कौन सा बल लद्दाख में कराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जेलेपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? वह कौन सा है बताना है। इंडो तिब्बत सीमा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल या फिर विशेष सुरक्षा गार्ड? बताइए क्या होगा सही जवाब। चलिए बताओ भाई क्या होगा सही जवाब। आप कहेंगे मैम 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, 1962 में स्थापना हुई थी। क्या होगा सही जवाब? तो इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो तिब्बत बॉर्डर हो जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलोटन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया। कौन से नाम से जो है पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था? आप सभी को पता है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हो जाएगा 1974। ठीक है, 1974 में किया गया था, पहला परमाणु परीक्षण था, पहला परमाणु परीक्षण था जो कि कहां पर हुआ था बच्चे? पोखरण राजस्थान में हुआ था। ठीक है, पोखरण कहां पर है?
तो पूछा जाए तो आप बता सकते हैं राजस्थान में पोखरण है, राइट। और अगर आपसे सेकंड पूछ लिया जाए, सेकंड कब हुआ था, तो सेकंड भी याद कर लीजिए 1989 में, या सॉरी 1998 में, 1998 में हुआ था, ऑपरेशन शक्ति के नाम से। ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन शक्ति के नाम से किया गया था, दूसरा परमाणु परीक्षण जो था ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट देख लीजिए, मिसाइलों की व्यापक रेंज और अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था। यह 1982 में शुरू किया गया था और 2008 में पूरा हुआ, और डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा इसे निर्देशित किया गया था। आंसर करना है आप सभी को, क्या होगा सही जवाब, बताते चलो बच्चे। बहुत बढ़िया, क्लास छोड़कर कोई कहीं नहीं जाएगा। देख लूंगी बच्चे, देख लूंगी। क्या नाम है आपका? मैम जी आज पहली बार क्लास ले रही हूँ। शीलू राजपूत जी, बहुत बढ़िया बच्चा। सुरशी यादव, सूरज सुरसी है या सूरज है, क्या है नाम, जो भी आपका नाम है बेटा। मैं क्वेश्चन नंबर 35 देख लूंगी, तसल्ली रख लो भाई, मेरे प्रभु, मेरे परम पिता परमात्मा, तसल्ली रख लो। 35 क्वेश्चन देख लिया जाएगा। ऑप्शन A, B, C और D, क्या होगा सही जवाब? एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, ऑप्शन A हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। भारत सरकार की एक अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है और उद्यन और रिमोट सेंसिंग, डाटा इकोनॉमिक और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करता है। वह कौन सी है? ऑप्शन A, B, C और D बताइए। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन होगा, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड हो जाएगा, या फिर ऑप्शन C होगा। बताइए बच्चा, क्या होगा सही जवाब? हाँ जी, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर होना चाहिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। ठीक है, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। सोच समझ के पढ़ते हुए चलना बेटा। जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लो अभी। वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया? ऑप्शन A, B, C और D बताइए। कौन सा दल है, क्या होगा सही जवाब? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, NDRF, बहुत अच्छे। हाँ जी बेटा, बिल्कुल ठीक है, NDRF इसमें लिख लो, NDRF, राइट। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? ब्लैक पैंथर है, ग्रे हाउंड है, कोबरा है, या फिर व्हाइट टाइगर है? क्या होगा इसका सही जवाब, ये आपको बताना है बच्चे, जल्दी बताइए। चलिए, हाँ जी बहुत बढ़िया, शिव जी बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे मैम ब्लैक पैंथर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं है? महाराष्ट्र, झारखंड, गोवा या फिर छत्तीसगढ़? इनमें से कौन सा वो राज्य है जो नक्सल प्रभावित नहीं है? तो क्या बताएंगे आप कहेंगे मैम गोवा हो जाएगा, नक्सल प्रभावित नहीं है। 1510 में गोवा पर क्या कर लिया गया था? किसका अधिकार हो गया था? पुर्तगालियों का। फिर उसके बाद 1961 में भारत ने ऑपरेशन कौन सा किया था, ये आप मुझे बताएंगे। कौन से ऑपरेशन के बाद भारत ने 1961 में गोवा पर अधिकार कर लिया? आप मुझे बताएंगे वो कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन का नाम बता दीजिए। चलिए, ISIS है, इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी, ऑप्शन A, B, C और D बताइए, क्या होगा सही जवाब? देखो बेटा, देखो जल्दी जल्दी देखो, क्या होगा सही जवाब? तो आप कहेंगे मैम इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन ISIS हो जाएगा इसका सही जवाब। बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? कांगो का, दक्षिण अफ्रीका का, नाइजीरिया का या फिर सोमालिया का? बताइए बच्चा, क्या होगा सही जवाब? चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग नए आए हैं आज हमारे सेशन में, आप सभी का स्वागत है बच्चे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, ताकि डेली क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर सके, राइट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सीमा सुरक्षा बल एड बनाया गया 1947 में, 50 में, 60 में या फिर 1965 में? बताइए, सीमा सुरक्षा बल जो है वो बनाया गया, कब बनाया गया सीमा सुरक्षा बल, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? आप कहेंगे 1965 में सीमा सुरक्षा बल
जो है वो स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, बहुत ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई एटीएस को किसी विस्फोट होने की सूचना पर कौन सा दस्तावेज भेजा जाएगा? बम निरोधक दस्तावेज, होमगार्ड भेजे जाएंगे जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऑप्शन सी, बताइए कौन भेजे जाएंगे? तो आप कहेंगे मैम बम को डिफ्यूज करने के लिए एटीएस के द्वारा बम निरोधक दस्ता भेजा जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में कितने हवाई जहाजों का अपहरण किया गया था? 4, 3, 5 या फिर 2? बताइए क्या होगा सही जवाब? 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 क्या हो गया भाई? क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिक्कत है बेटा? इसमें क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिक्कत है बताओ? चीख चीख कर तो अभी समझाया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राज्य मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। क्या दिक्कत है? कुछ भी तुम लोग बकवास कर रहे हो क्या? आज भांग खा के बैठ गए हो क्या? आज तुम लोग सेशन में पढ़ाई करने बैठे हो कि मस्ती करने बैठे हो? टाइम बर्बाद करते हो दूसरे का। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 जो है वो जहाजों को क्या कर दिया गया था? पकड़ लिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए किस कानून को लागू करने का प्रस्ताव चल रहा है? अब फालतू की बकवास कोई एक भी सिंगल एक मैसेज भी मैंने देख लिया, 1 सेकंड तब होगा जब तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी मैं पूरी तरह। फालतू की बकवास करके टाइम वेस्ट करते हो। चलो यहाँ पर ध्यान दो, टाडा, पोटो या फिर टीटो या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी बताइए। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाडा लगता है या पोटो लगता है? चलो जल्दी बताओ। अब मैं सुनूंगी नहीं किसी के बारे में भी कोई भी एक सिंगल शब्द बोल दिया तो। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस जो होता है, अध्यादेश जो होता है, वो कहलाता है पोटो। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना कितनी कमान में विभक्त है? 4 में, 5 में, 6 में या फिर 7 कमान में? तो भारतीय सेना जो है वो 7 कमान में विभक्त है, आपको याद रखना है। ठीक है, 7 कमान में विभक्त की गई है। नेक्स्ट देखिए, कारगिल समस्याओं पर बैठाई गई जांच समिति कौन सी थी? यशवंत सिंह, महाजन, एंटोनी या फिर के सुब्रमण्यम समिति? जल्दी बताइए बच्चा क्या होगा सही जवाब? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे के सुब्रमण्यम समिति इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखिए बच्चे, सिनेमा शास्त्री समझौता जो है इस पर कब हस्ताक्षर किया गया? 1962, 64 या फिर 45 या फिर 75? बताइए, सीमा शास्त्री समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? ये क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कल के सेशन में भी ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, 1964 हो जाएगा आपका सही जवाब। भारत और उसके पड़ोसी देश वाला जो टॉपिक है आपका, वहां से क्वेश्चन है ये, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारत ने किसके साथ S-400 सौदा किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और रशिया के साथ जो है भारत ने S-400 जो है उनका सौदा किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय बंदरगाह कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए आक्रामक ऑपरेशन जो थे वो कौन से थे? आप कहेंगे ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है बच्चे, ऑपरेशन ए। नेक्स्ट देखिए, पहला शार्क व्यापार मेला जो है निम्न में से किस शहर में स्थापित किया गया? नई दिल्ली आयोजित किया गया, नई दिल्ली, ढाका, कराची या फिर कोलंबो? तो क्या होगा सही जवाब? तो जो पहला था वो कहां पर स्थापित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई ये आप बताएंगे मुझे जरा जल्दी। आप कहेंगे 1985 में जो है सार्क की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बताओ फटाफट, सार्क का मुख्यालय कहां पर है ये आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से बच्चे। क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए
बहुत बढ़िया जी। अच्छा, इसकी डेट भी लिख लो, 8 दिसंबर की डेट थी। और ढाका जो है वो इसका मुख्यालय है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है? तो आप कहेंगे मैम रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी। मैकमोहन जो है वो इंडिया एंड चाइना के मध्य में है, ये आपको ध्यान रखना है। और डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में है, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय क्या होगा सही जवाब, आप बताएंगे। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री थी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपातकाल मैंने आपको बता दिया है। आपातकाल की बात होते ही आप लोग याद कर लेंगे, भाग जो है वो भाग 18 हो जाएगा आपातकाल से संबंधित। आपातकाल जो है आपको याद कर लेना है, आर्टिकल 352, 356 और 365, इसके साथ साथ 360, ये 3 तरह के आपातकाल की बात की गई है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, एक है राष्ट्रपति शासन जिसे हम संवैधानिक तंत्र की विफलता भी कहते हैं, राष्ट्रपति शासन, और एक है आपका वित्तीय आपातकाल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, राइट। और आपातकाल के बारे में मैंने आपको और भी क्या क्या बताया है, घोषित कौन करता है, तो राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल घोषित करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको याद कर लेना है, क्या हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में जब आपातकाल लगा था, 1975 में जब आपातकाल लगा था, तो उस समय जो थे वो क्या होंगे, वो हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए बच्चे, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति जो है, लुक ईस्ट नीति कब प्रारंभ की गई, आप कहेंगे 90 के दशक में लुक ईस्ट नीति को प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। ऑफिशियल देवराज जी, मैंने अभी बोल दिया है बेटा, मैंने बोल दिया है अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है कि तसल्ली कर लो, क्वेश्चन नंबर 35 को देख लिया जाएगा। इतनी कौन सी विपदा आ गई है कि तुम्हें और कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है? हाँ, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लो बेटा, कॉपी पेस्ट बाद में कर लेना, पहले सीखने की कोशिश कर लो। क्वेश्चन नंबर 35 तुम्हारा पेपर में एकदम छप नहीं जाएगा कि वही क्वेश्चन आने वाला है, तो हाय राम दूसरे बच्चों का गलत ना होने पाए, इसलिए मैं पूरी पढ़ाई लिखाई छोड़कर उसी क्वेश्चन को बस इतना हाईलाइट कर दूं कि पूरी जन्नत मिल जाए सबको, उसी क्वेश्चन में है। बोल दिया है कि अभी क्लास खत्म होने दो, उसके बाद देख लिया जाएगा। तसल्ली नहीं होती है तुम्हें, अपना समय बर्बाद करते रहते हो, बिल्कुल जू नहीं रेंगती है शरीर में, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। दिमाग है कि सब गोबर ही भरा पड़ा है दिमाग के अंदर तुम्हारे। बोल दिया गया है कि उसको चेक कर लेंगे एक बार, चेक कर लेंगे एक बार, चेक कर लेंगे एक बार, पागलों की तरह एकदम कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। पढ़ना लिखना खुद को तो है नहीं, तो दूसरे को भी मत पढ़ने दो। इतना दिमाग नहीं चलता है कि जो चलो अभी मैम जो पढ़ा रही है वो पढ़ लिया जाए, उसको तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन नहीं, पूंछ की तरह ऐसे पीछे पड़ जाएंगे। पागल जैसे पागल नहीं होते हैं, कुछ पागल हो जाते हैं कि एकदम हाय राम वही एक चीज पकड़ ली तो बस उसी के पीछे दुम हिलाते रहते हैं बैठकर, वो हो गए हो तुम लोग। चाइना और भारत के बीच में 21 दिन चले घुसपैठ विवाद भारत के किस सेक्टर में हुआ? करेंट सेक्टर, चुमार सेक्टर, आरसपुर सेक्टर या फिर आरसपुरा सेक्टर या फिर दरभा घाटी सेक्टर? बताइए बच्चा क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए आंसर करिए फटाफट से। आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे मैम ये जो है वो चुमार सेक्टर से संबंधित भारत और चाइना का विवाद है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 3 बीघा विवाद किस देश के साथ हुआ? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। क्या होगा सही जवाब? बता दो फटाफट। हाँ जी बच्चा, जल्दी जल्दी बता दो क्या होगा सही जवाब। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 बीघा विवाद जो है वो किसके और किसके मध्य है, ये आप लोग मुझे बताएंगे, जल्दी बताइए। चलिए, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर देने में इनका मांस नहीं लचता है। तब नहीं कि एक क्वेश्चन का आंसर भी सही दे दे, सारे क्वेश्चन के आंसर इनसे गलत हो रहे हैं। एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का आंसर अभी तक ये नहीं दे पाए हैं, शुरू से लेकर पेपर का आखिरी लेवल आ गया, अभी तक एक क्वेश्चन का आंसर नहीं इनके निकला है मुंह से। सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है, आप मुझे बताएंगे नेपाल, भूटान, म्यांमार या फिर बांग्लादेश, इनमें से कौन सा है जो नहीं है सार्क देशों का संगठन? ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चा, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
बताइए कौन सा नहीं है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। जितने भी बच्चे कह रहे हैं 8 देशों का संगठन है, बिल्कुल सही बात है। कौन से वो 8 देश है, नाम बताइए। आप कहेंगे नेपाल, भूटान हो गया, म्यांमार इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, म्यांमार शामिल नहीं है, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। इसमें म्यांमार शामिल नहीं है। मैत्री एक्सप्रेस भारत ने इस जगह के लिए शुरू की है, कहाँ के लिए शुरू की है मैत्री एक्सप्रेस? इस्लामाबाद, कराची, ढाका या फिर काठमांडू, बता दो बच्चे। तो मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के मध्य में प्रारंभ की गई है और कहां पर चलेगी, कहां से कहां तक? तो भारत से लेकर ढाका, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू की गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए। हाल के दिनों में भारत के दक्षिणी सिरे पर स्थित पड़ोसी देश और मालदीव में समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर आपसी सहयोग बढ़ाना, आज आपसी सहयोग देना स्थापित किया गया है। यह पड़ोसी देश कौन सा? म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है या फिर भूटान है? बताइए बच्चा, क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चे। तो इसका सही जवाब जो है क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे मैम श्रीलंका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही होंगे, ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइटर इसकी समाचार एजेंसी है, आप कहेंगे यूके की समाचार एजेंसी जो है वो राइटर है, राइट। नेक्स्ट देखिए, पीपल डेली समाचार पत्र इस देश में छपता है, कहां पर छपता है? तो आप याद कर लेंगे, चाइना में छपता है पीपल्स डेली। नेक्स्ट देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी सीमा पार ट्रेनें चलती हैं? तो द एक्सप्रेस और एक चलती है कौन सी? थार एक्सप्रेस, ठीक है, थार एक्सप्रेस चलती है। ये दोनों ट्रेनों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान है कैसा राष्ट्र है? तो आप कहेंगे मैम इस्लामिक राज्य है पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चकमा शरणार्थी संबंधित है, कहां से संबंधित है? बांग्लादेश से संबंधित है। अगर आपसे रोहिंग्या के बारे में प्रश्न पूछा जाता, रोहिंग्या शरणार्थी जो है, रोहिंग्या शरणार्थी वो कहां से है? तो आप क्या बताते हैं? आप कहते हैं म्यांमार से संबंधित है रोहिंग्या शरणार्थी। नेक्स्ट देखिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? ये प्रश्न है आपके लिए। 20 मंडल है, 18 मंडल है, 24 मंडल है या 14 मंडल है? बताइए, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। उत्तर प्रदेश जो प्रशासनिक व्यवस्था टॉपिक है आपका, वहां से प्रारंभ हुए हैं। अब आप लोग मुझे बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या मैंने आपको बता दिया है कितने, 18 मंडल है, ठीक है। नगर निगम कितने हो जाएंगे? 17 नगर निगम है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जोनों की संख्या कितनी है? तो जोन जो है वो 8 है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर करेंगे, जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। तो आप कहेंगे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो है स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद फिर आज की हम छुट्टी करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ जी बच्चा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइए जरा जल्दी बताइए बच्चे। आप कहेंगे मैम 6 नए सचिव जो है वो नियुक्त किए गए थे 1919 के उत्तर अधिनियम के बाद। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया? 2010, 2012, 2008 या फिर 2006? जल्दी जल्दी बताएंगे आप सभी, क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। राजस्व संहिता या राजस्व कोड की बात हो रही है, कई बार मैंने आपको बता दिया क्या होगा सही जवाब। आप कहेंगे मैम 2006 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 2006 होगा आपका सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फटाफट,
स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो आप कहेंगे मैम स्वतंत्रता के बाद श्रीमती सरोजनी नायडू जो थी वो पहली महिला राज्यपाल भी बनी है, पहली राज्यपाल। ठीक है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड है? 822, 922, 1022 या फिर 722? जल्दी बताइए बच्चा क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए, कितने विकास खंड है ये पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे मैम 822 जो है वो विकास खंड है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, कानूनी सूक्ति है नेसेसिटास पब्लिका मेजर एक्ट एस्ट काम प्राइवेटा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि निजी आवश्यकता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। राइट। नेक्स्ट देखिए, पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन या फिर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन डी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है? भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी ऑप्शन ए, बी, सी और डी बताइए। जिला कलेक्टर होता है या फिर तहसीलदार होता है? बताइए बच्चा क्या होगा सही जवाब। चलिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिला कलेक्टर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जिला कलेक्टर जो होता है वो होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, कि तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। कौन रखता है ये आपको बताना है। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत शानदार। आप लोग क्वेश्चन नंबर मत लिखिए, आप लोग सिर्फ और सिर्फ आंसर कीजिए। आपको अपना ज्ञान चेक करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आप लोग अपना क्वेश्चन देखिए और फटाफट आंसर करते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, बस सीधा सीधा आंसर करते हुए चलिए। तहसीलदार के पास की शक्ति होती है, किसकी शक्ति होती है? ऑप्शन ए, बी, सी बताइए। संबंधित गांव की अडंगल या पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना, जांच करना, स्थायी तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अडंगल या पहानी के अनुसार उगाई गई हैं या फिर अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना। बताइए इसमें क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। चलिए, आप कहेंगे मैम यहाँ पर तो हमें लगता है ऑप्शन ए, बी, सी सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन डी वाले बच्चे एकदम सही होंगे। राइट। नेक्स्ट देख लीजिए, कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी बताइए। अखिल भारतीय सेवाएं, मैंने आपको आर्टिकल बताया है, आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो है ये जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो जाएगी आईएफएस, प्रशासनिक सेवा हो जाएगी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो जाएगी आईएएस, आईपीएस हो जाएगी पुलिस सेवा और ये हो जाएगी वन सेवा। ठीक है, इन सभी का एग्जाम कंडक्ट करवाता है आर्टिकल 315 के अधीन यूपीएससी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए वाले स्टूडेंट जो भी हैं सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा बताइए। सीमा सुरक्षा बल, सिख लाइट इन्फेंट्री, भारतीय वायुसेना या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड? आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ऑप्शन डी वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट होंगे। बहुत शानदार बेटा, जितने भी स्टूडेंट राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बता रहे हैं करेक्ट आंसर। मैम ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी, 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आधिकारिक रूप से स्थापना जो है इसकी की गई थी 1986 में। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में कब शामिल कर लिया गया? तीसरा अखिल भारतीय 1986, 66 या फिर 76? बताइए बच्चे। बहुत शानदार, आप कहेंगे मैम 1966 में इसको जो है वो शामिल कर लिया गया था, 1966 में इसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, 1966 में जो है वो इसको शामिल कर लिया गया था। बहुत शानदार। हाँ जी बच्चा, थोड़ी थोड़ी बफरिंग हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं। राइट, चलिए निम्न में से किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित और पर्यवेक्षित नहीं किया जाता? नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी बताइए। इनमें से कौन सा है जो नहीं पर्यवेक्षित किया जाता है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा बच्चा। राइट, चलिए बताइए इनमें से क्या हो जाएगा सही जवाब? पी, क्यू, आर कोई भी नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। केंद्रीय जांच ब्यूरो है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है। सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई? 1964 में हुई, ये भी याद रख लीजिए। भारत सरकार में शीर्षस्थ अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक कौन होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें से कौन होता है सबसे
वरिष्ठ ये आपको बताना है। आर्टिकल 76 जो है वो अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, सबसे वरिष्ठ कौन होता है, तो आप कहेंगे मैम कैबिनेट सचिव होता है, ठीक है, कैबिनेट सचिव होता है आपका राइट आंसर। जब आईएएस आप बनते हैं, जब आपका प्रमोशन होता है, मतलब प्रमोट होते 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 जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का, ठीक है। तो सचिव बनते हैं आप, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से उच्चतम से निम्नतम पद के को क्रम में लगाना है। कैबिनेट सचिव, संभागीय आयुक्त या फिर कलेक्टर और प्रमुख सचिव। अब बताइए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए बच्चे। आप कहेंगे मैम कैबिनेट सचिव, उच्चतम से पूछा जा रहा है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कैबिनेट सचिव सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आपका प्रमुख सचिव हो जाएगा सेकंड नंबर पर, फिर आपका संभागीय आयुक्त हो जाएगा, फिर आपका कलेक्टर होगा चौथे नंबर पर, ठीक है। जिले का अधिकारी अगर आपसे पूछा जाए तब आप कहेंगे जिले का अधिकारी सबसे बड़ा जो होता है वो कौन होता है, जिला अधिकारी होता है, ठीक है। चलिए, भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी में पदोन्नत किया गया है। फील्ड मार्शल की बराबर की श्रेणी में पूछा जा रहा है, बताइए बेटा। चलिए, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद, जल्दी बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शीर्ष से तल उनके पदानुक्रम के अनुसार लिखिए, ठीक है। बताइए, ये पद का अनुक्रम आप सभी को बताना है, ठीक है। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले कौन होगा, फिर सबसे पहले आपका पुलिस उप महानिरीक्षक होगा। पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए। पुलिस अधीक्षक सेकंड नंबर पर हो जाएगा, अपर पुलिस अधीक्षक थर्ड, और चौथे नंबर पर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, और यही आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है। आप लोग देखेंगे, आंसर बताएंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की जांच से संबंधित न्यायिक शक्तियां निहित है जो अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती है। ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए और आंसर कर दीजिए। थोड़ी बफरिंग होने लगी है, ठीक है, इसीलिए अभी सेशन को रोकना जरूरी है, नहीं तो क्लास पूरी खराब हो जाएगी। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बता दीजिए बच्चा क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए, आप कहेंगे मैम दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, ये हो जाएगा अधिनियम 1946, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, राइट। ये है आप लोगों के लिए होमवर्क का प्रश्न, ये आपका होमवर्क का प्रश्न है। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, अभी के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 35 को हटा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया है उसमें, ठीक है। इसको अभी हटा देते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। क्वेश्चन कौन सा था भाई, 35। क्या दिक्कत क्या थी, मुझे समझ में ही नहीं आया यहाँ पर क्या दिक्कत है। किस वर्ष उत्तर प्रदेश में पूछा गया था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियम को लागू किया गया। लागू के लिए पूछा जा रहा है बच्चे, किस वर्ष लागू किया गया था, तो 2011 ही तो था बच्चा। यहाँ पर क्या क्वेश्चन में परेशानी थी आपको, बताइए। चलिए, एक बार इसको गूगल भी कर लेते हैं, ठीक है। आरटीई एक्ट की बात हो रही है। राज्य में आरटीई एक्ट के नियम 2011 में औपचारिक रूप से लागू हुए, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बिल्कुल सही बात हो रही है 2011, ठीक है। अधिकार जो लागू कर दिया गया, ठीक है। मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए, इसको नोट डाउन एक बार आप सभी लोग कर लेना ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मुख्य रूप से लागू जो है कब हुआ, तो आप कहेंगे मैम 2010 में, ठीक है। 2010 में क्या कर दिया गया, अप्रैल 2010 में इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए आधिकारिक तौर पर कब लागू कर दिया गया, तब आप कहेंगे 2011, ठीक है। तो इसमें बोथ आर राइट हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, मतलब बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, दोनों बातें हो सकती हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। चलिए, अभी के लिए इतना ही। जो बच्चा हमारा बहुत परेशान था उसको भी आप लोग एक बार बता दीजिएगा कि भाई देख ले, ठीक है।
इतना दिमाग खराब कर देते हैं ना, बोल बोलकर क्या ही बताऊं, मन तो करता है कि उठा के फेंक दूं मैं। अब आप लोग मेरे सामने नहीं थे, नहीं तो क्या ही करती मैं तुम्हारा, फेंक ही देती 2-4 को तो मैं आज। पक्की बात थी, ये लिखी हुई बात थी। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। ये आपका होमवर्क का प्रश्न है बच्चे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी क्लास की। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी टेलीग्राम का लिंक जो है वो पिन किया हुआ है। राइट बच्चा, अभी के लिए इतना ही। रात 9 बजे मुलाकात करेंगे अपने शानदार बेहतरीन सेशन में। रात 9 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपी जीके का सेकंड जो क्लास है वो लेकर आ रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी लोग रात 9 बजे मेरे साथ जुड़ना नहीं भूलेंगे। अभी के लिए नमस्कार।